वेलकम बैक सेलर्स टू बिजनेस ग्रो चैनल ई-कॉम बूस्टर। और जैसे कि आप सबको पता है कि ई-कॉम बूस्टर चैनल पे हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली ई कॉमर्स सेलर्स ग्रोथ सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। और इसी सीरीज़ का सेकंड एपिसोड जो है हम आप लोगों के साथ में जो है शेयर करने वाले हैं। लेकिन मैं ये सेकंड एपिसोड शेयर करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें सेलर्स आपके सामने करना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सेलर्स जितने भी आप लोग हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन हो या नहीं हो तो अभी ज्वाइन हो सकते हो। ये हमारी व्हाट्सअप चैट कम्युनिटी है और ये हमारा ई-कॉम बूस्टर चैनल है। ये सीज़न पूरा सीरीज़ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखा है, ठीक है। और इसके अंदर हम इतना मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को हाई लेवल की नॉलेज जो है, जो मार्केट में पेड आपको ट्रेनिंग के नाम पे दी जाती है, उनसे भी ज़्यादा कंटेंट, अच्छा कंटेंट आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहुँचाएँ। लेकिन आप लोग अगर इस सीरीज़ को फ्री समझ कर इसकी वैल्यू नहीं करोगे, पूरा नहीं देखोगे, तो ये सीरीज़ आपके जो कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप टाइम निकाल करके देखो, लेकिन जब भी देखो जो है वीडियो को पूरा देखो ताकि आप जो है बीच में कोई इंपॉर्टेंट डिटेल जो है मिस ना कर दो, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हम काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स लेकर एक साथ लेकर चलेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप जब भी फ्री हो तभी देख लेना और रोक रोक कर आपको टाइम नहीं लगे, चैप्टर वाइज आप डिवाइड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में जो है हम ये सभी टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ में। प्रोडक्ट सोर्सिंग, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस, ब्रांडेड लुक और पैकेजिंग, कॉस्टिंग इन हाउस और ऑनलाइन लिस्टिंग गाइडलाइंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अप्लाई ईएस, फोकस ऑन फर्स्ट कैटलॉग फर्स्ट, रीस्टॉक ऑन टाइम इज मस्ट, डिस्पैच गाइडलाइंस। और ये सारे के 10 टॉपिक आज की सेकंड वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप कोई भी चीज़ जो है मिस ना करो। और अगर आप पूरे टॉपिक को समझकर अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में और कंस्टेंटली जो है ध्यान देते हो छोटी छोटी चीज़ों का, तो डेफिनेटली जो है एक आप लॉन्ग टाइम बिजनेस रन कर सकते हो ई कॉमर्स पर। टेम्परेरी अगर आपको 2-4 दिन चलाना है, टाइम पास करना है, देन कोई काम का नहीं है, आप मत देखिए पूरा वीडियो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनको जो है ये फ्यूचर है, जिन लोगों का फुल टाइम बिजनेस है, जिन लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर बैठे हैं इस बिज़नेस के भरोसे, उन लोगों के लिए ये ग्रोथ सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा और पता नहीं कौन सी चीज़ आपके बिज़नेस को जो है एक टर्निंग पॉइंट जो है बनकर आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे और वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ, आप टाइम निकाल कर देखना, ठीक है। लेकिन देखना पूरा अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो, ठीक है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रोडक्ट सोर्सिंग की, क्योंकि हमने पहले सीरीज़ में जो है आपने देखा था कि हमने प्रोडक्ट का ट्रेंड समझा था, मार्केट में कौन कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और पीडीएफ भी आपको भेजी थी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और कैसे निकालना है और आउट द मार्केट कैसे देखना है बिजनेस को, वो चीज़ भी मैंने बताई थी कि जैसे अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो तो आप इनसे बाहर जाकर मिंत्रा, आजियो, ठीक है, और भी बड़े बड़े ब्रांड्स से जो है लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइंस, ट्रेंडिंग फोटोशूट, ट्रेंडिंग डिटेल्स आप जो है वहाँ से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर मैं बात करूँ मीशो की, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपके कंपटीटर, आपको लग रहा है कि प्राइस में कंपटीशन आपको हाई मिल रहा है, लेकिन प्राइस का कंपटीशन आप आराम से बीट कर दोगे अगर आप थोड़ा ध्यान से प्रोडक्ट जो है सोर्स करोगे और अच्छे प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से लिस्ट करोगे। अगर मैं टी शर्ट करना एक कैटेगरी मानकर चलता हूँ आप लोगों के एग्जांपल के तौर पे, तो आप ये देखिए कि मीशो के अंदर जो है सेलर बोलते हैं कि प्राइस का वॉर हो रहा है, प्राइस का कंपटीशन बहुत है, बहुत कम प्राइस में जो है हम बेच रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन आप इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की लिस्टिंग देखोगे ना तो आपको अलग ही पता चल जाएगा। ये मीशो का टी शर्ट का फ्रंट पेज है, ठीक है, जिसमें 90% तो मॉडल की जो गर्दन है वो भी नहीं दिखाई दे रही है और बाकी खुद ही कुछ लोग मॉडल बनकर बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने मॉडल लिया ही नहीं है, फ़ोन से ब्लर करके एडिट करके लिस्टिंग कर दिया। ये छोटे छोटे सेलर्स है, थोड़ा थोड़ा स्टॉक उठा कर लेके आते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम में नहीं इनको काम करना है। अगर आपको लंबे टाइम पर कोई प्रोडक्ट को सेट करना है बढ़िया फर्स्ट पेज के ऊपर, तो आपको लिस्टिंग भी देखिए उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। सेम ही लिस्टिंग अगर आप फ्लिपकार्ट पर देख लोगे तो पता लगेगा कि देखो, ठीक है। और यहीं से ज़्यादा इंप्रूवमेंट अगर आप अमेज़ोन पर चले जाओगे तो देखो, समझ रहे हो, इतना डिफरेंस है प्लेटफॉर्म में एक ही कैटेगरी को लेकर के। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका रिकैप करवा रहा हूँ कि हमने डिस्कस किया था किस तरीके के आपको प्रोडक्ट जो सोर्स करने ट्रेंड को देख करके, ठीक है। अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है बढ़िया वेबसाइट से उठा लिया है आपकी कैटेगरी का, जो आपको सेल करना है या आपको सोर्स करना है या फिर मैन्युफैक्चरर करना है। तो अभी आगे की चीज़ें जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अंडरस्टैंड द ई कॉमर्स मार्केट, ये आपने हमारा फर्स्ट चैप्टर में समझ गए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है आपकी ई कॉमर्स में ज़्यादा चल रहा है, कैसे उसे ढूंढना है और लेकर के आना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अभी प्रोडक्ट तो आपने ढूंढ लिया है,
और अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करते हो तो वो प्रोडक्ट आपको ऑर्डर कर लेना, ठीक है, ताकि आप कोई भी सप्लायर को दिखाओ कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट जो है क्वांटिटी में ऑर्डर करने हैं, वो आपको वहाँ पे उसकी रिगार्डिंग हेल्प कर पाएंगे। फाइंडिंग रिलायबल सप्लायर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेलर्स। अगर आप, मैंने बहुत सारे यूट्यूब के अंदर वीडियो के अंदर देखा है कि लोग बोलते हैं कि जेनरिक लिस्टिंग कर लो डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर होलसेलर से या फिर आपकी मार्केट से 10 15 20 प्रोडक्ट उठा लो लोकल, बिल्कुल जो चलने वाले हैं कम प्राइस में, उनको आप लिस्ट करके सेल करना स्टार्ट कर दो। चलिए ये मैं मान के चलता हूँ बहुत ही मतलब स्टार्टिंग बेस पे कोई नया बिल्कुल ही छोटा सेलर है तो उसके लिए मे भी ये कहीं ना कहीं वर्क करता होगा, बट ये चीज़ लॉन्ग टर्म इस बिज़नेस में नहीं चलेगी। जब तक आपके पास एक रिलायबल सप्लायर नहीं होगा, एक बढ़िया मैन्युफैक्चरर के कॉन्टैक्ट में आप नहीं रहोगे, आप कोई भी एक प्रोडक्ट पे लंबा काम नहीं कर पाओगे। आज आप 10-20 पीस जनरली कहीं से उठा भी लाओगे तो कल को जब उस पर ऑर्डर स्टार्ट होंगे तो दोबारा वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेगा भी नहीं। 50-100 पीस आप चलते किसी से उठा के ले के आ गए और सेल करने लगे तो पहले उस पर सेल जनरेट नहीं होगी, फिर आप एडवर्टाइजमेंट लगाओगे, खर्चे करोगे, जब उसकी सेल जनरेट होगी तब आपके पास वो दोबारा प्रोडक्ट नहीं होगा। आप ये चीज़ मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा है कि लोग बोलते हैं कि यार आप 20 पीस उठा लो, 100 पीस उठा लो, अरे उससे करोगे क्या, मुझे ये तो बताओ। वो कोई भी काम का नहीं है आपके पास में। आप उसको मुश्किल से मेहनत करके उस कैटलॉग की विजिबिलिटी इंक्रीज करने लगोगे, तब तक वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, दोबारा वो स्टॉक कहाँ से लेके आए उसके पास भी नहीं होगा। ये वन टाइम जेनरिक प्रोडक्ट उठा कर लेके आना और सेल करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है और इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कोई बिजनेस नहीं है ये, ठीक है। अगर आपने बढ़िया एक प्रोडक्ट उठा लिया है ट्रेंड से, मार्केट को समझते हुए, अब उस प्रोडक्ट का आपको रिलायबल सप्लायर ढूंढना होगा। और सप्लायर भी ऐसा कि होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अगर कोई बड़ा ही होलसेलर है जो टाइम पे कंटिन्यूसली आपको सप्लाई दे पाए वो तो फिर ओके है, अदरवाइज उसके डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरर के पास में पहुंचना होगा, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के पास में जाओ, वही प्रोडक्ट ले करके उसकी क्वालिटी से डिस्कशन करो और वो प्रोडक्ट जो है वहाँ से मैन्युफैक्चर कराओ, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान में रखना है। आप जो भी सप्लायर के पास जाते हो तो क्वालिटी के रिलेटेड जितने भी आपके फैक्टर्स है उस प्रोडक्ट को वो पहले ही डिस्कस कर लेना कि भैया मेरे को ऐसी क्वालिटी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सेलर्स आप यहाँ से प्रोडक्ट जो है यहाँ से प्रोडक्ट या लिस्टिंग उठा लो, ठीक है। अब दिखने में तो आप ये लिस्टिंग कर दोगे। अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट, मेंस टी शर्ट की बात करता हूँ, जैसे कि हमने वहाँ पे किया हुआ है मीशो पे, तो आप ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बोल देता हूँ कि चलो भैया आपने जो है कुछ इस टाइप का टी शर्ट उठा लिया, ठीक है, ये रोड स्टार का टी शर्ट है, आपने ये उठा लिया। अब ये टी शर्ट आपने ऑर्डर भी कर लिया और आप अपने रिलायबल सप्लायर के पास में चले भी गए, लेकिन सेम टू सेम इस टी शर्ट की अगर आप क्वालिटी डिस्कस नहीं करोगे, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अप एंड डाउन कर सकते हो क्वालिटी को कॉस्टिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि ये टी शर्ट अगर आपको सेम लिस्टिंग के साथ में यहाँ पे सेल करना है तो आपको प्राइस फैक्टर भी ध्यान में रखना है ना, तो आप थोड़ा बहुत अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ोटो में ये दिखा दिया और आपने प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ही सस्ते वाला 50-60-70 रुपये मटीरियल लेके बना दिया, वो नहीं चलेगा फिर मार्केट में, ठीक है। आपको एक रिलायबल सप्लायर से क्वालिटी कंट्रोल्स पे पहले बातें करनी है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल्स हो जाए, जब आपका सप्लायर मैन्युफैक्चरर एग्री करते हैं इस क्वालिटी में बनाने को, देन आपको जो है नेगोशिएट करना है प्राइसिंग को लेकर के। जितना कम हो सके उतना प्राइस को खींचो, जितना हो सके उतना क्वालिटी को बढ़ाओ, प्राइस को नीचे डाउन की ओर खींचो, ठीक है। आप बड़ी डील में अगर मैन्युफैक्चरर से बैठ के बात करते हो कि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, सेम एक ही प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम के लिए या फिर 4 से 5 सालों तक लगातार चाहिए होगा, तो मैन्युफैक्चरर भी समझेगा यार कि ये बिजनेस लंबा चलने वाला है इस बंदे के साथ में, तो आराम से जो है अच्छी डील्स आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप गए 50-60 पीस लेकर आ गए फिर दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास में गए, एक ही मैन्युफैक्चरर से अच्छा ट्रस्ट के साथ बिल्ड करके आपको काम करना होगा। और अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है लीगल एंड रेगुलेटरी कंडीशन, मतलब यही है कि आप कोई भी ब्रांड का जो है लोगो वगैरह मत उठा लाना कहीं से। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे जाते हो और प्यूमा की सेम टी शर्ट बनाने लग जाते हो और प्यूमा का लोगो भी आप जो लगवा देते हो उसके ऊपर और फिर सेल करते हो मीशो वगैरह कहीं पे, तो उसके ऊपर जो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, टी शर्ट का पैटर्न उठा लो, यहाँ से प्यूमा का लोगो वगैरह जो है ये सब नहीं रखना आपको वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का यहीं पे आ गया। सेकंड है सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस। ये तो पहला पॉइंट तो उनके लिए होगा जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, जिनको एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, क्वालिटी से रिगार्डिंग बातें करनी है, डील नेगोशिएट करनी है, कॉस्टिंग और प्राइस फैक्टर ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर आप सेल्फ मैन्युफैक्चरर करते हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो कोई भी प्रोडक्ट का, शूज़, चप्पल, पैंट, टी शर्ट, शर्ट, कुर्ती, गाउन, कुछ भी हो, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो और सेम कंडीशन यही है कि आपने कहीं से अच्छी ब्रांड से एक आइडिया लिया है, एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का डिज़ाइन कॉपी किया है, या फिर आपको वो डिज़ाइन जो है इन छोटे प्लेटफॉर्म्स, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको सेल करने हैं बड़े प्लेटफॉर्म से उठा करके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा सेलर,
अगर आपने डिज़ाइन खुद बना सकते हो वो तो और भी अच्छा है, उसका एक सैम्पल पहले आपको रेडी करना रहेगा जो भी डिज़ाइन आपके माइंड में आया है। अगर आप डिज़ाइन इंटरनेट से उठाते हो तो आपको उसका सैम्पल ऑर्डर करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, मैंने देखा है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अगर डिज़ाइन उठाते हैं तो वो उसकी फ़ोटो से ही कॉपी करना चालू कर देते हैं। वो डायरेक्ट फ़ोटो देखकर ही, मतलब ये टी-शर्ट की फ़ोटो देखकर ही ऐसा टी-शर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी करते होंगे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर। लेकिन आपको ये प्रोडक्ट जो है एक बार के लिए ऑर्डर करना चाहिए, एक नहीं 2 से 3 पीस इसके ऑर्डर करने चाहिए, ठीक है। इसके ऑर्डर, जब आप इसको ऑर्डर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है, कि इसमें कौन सा मटेरियल लगा है, कौन से मटेरियल जो है हमें यूज़ करना है, इससे थोड़ा डाउन करें तो कैसे कर सकते हैं, कॉस्टिंग कम करें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेक योर ओवन सैम्पल सिमिलर टू ओरिजिनल सैम्पल। जैसे ही आपका सैम्पल वहाँ से आप मंगवा लेते हो, देन खुद का सैम्पल आपको सिमिलर रेडी करना है कि भाई ये सैम्पल हमने मंगाया है तो हमारे प्रोडक्शन यूनिट में बिल्कुल सिमिलर हम इसको रेडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रोडक्शन टीम के साथ में मीटिंग करनी है और उनको गाइड करना है इस सैंपल को दिखा करके कि भाई हमें ऐसा सैंपल चाहिए, आप इस पे जो है आराम से डिस्कस करो, 1-2 सैंपल पहले बना कर दिखाओ, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, कॉस्टिंग करनी है। जैसे आपका सैंपल रेडी हो जाए, आपकी प्रोडक्शन टीम को समझ में आ जाए कि अब ये डिज़ाइन हमें बनाना है, देन आपको कॉस्टिंग पर डिस्कशन करना है। जितना हो सके उतना इन हाउस कॉस्टिंग आपको रिड्यूस करना है। थोड़े बहुत लेबर चार्जेस कम कर सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। और अगर मंगवाए गए सैंपल के अंदर अगर हाई क्वालिटी फैब्रिक लगा हुआ है, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप कोई एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको जो प्राइस फैक्टर कम भी करना है, प्राइस भी कम करना है, तो आप कोई थोड़ा बहुत लोकल आइटम मटेरियल के अंदर थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। डिज़ाइन सेम रखो, ठीक है, हल्का फुल्का चेंजेस करोगे, क्योंकि अगर आप कस्टमर को कम प्राइस में दे रहे हो तो वो भी कंप्रोमाइज़ कर लेगा कि यार इतना अच्छा डिज़ाइन मेरे को थोड़ा प्राइस में भी तो कम मिल रहा है, तो हल्का फुल्का क्वालिटी में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा तो चल जाएगा। वहाँ पे आपको कॉस्टिंग जो है जितना हो सके उतना डाउन करना है, ठीक है। देन अगर आपने प्रोडक्शन चालू कर दी उस प्रोडक्ट की, पहले सैम्पलिंग ओके हो गई, प्रोडक्शन टीम को समझा दिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, अगर आप वुमेंस या मेंस वियर की कोई चीज़ बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो वो जो सैंपल आपने मंगवाया है उसका साइजिंग देखो कितना अच्छा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल के साथ में। अगर आप ये टी-शर्ट यहाँ से मंगवाते हो ना, ये वाली या फिर ये वाली, इनको आप जब पहनो ना अलग से फील आएगा कि यार मैंने कुछ अच्छा पहन रखा है, ठीक है, मतलब कंफर्टेबल आपको फील होगा। वही टी शर्टें अगर आप मीशो टाइप से मंगाते हो तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, इनका कोई साइज चार्ट नहीं है, अच्छा से मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई हाथ में यहाँ पे टाइट हो जाएगा, कोई यहाँ पे कमर में, कोई यहीं कहीं पे टाइट हो जाएगा, इनकी साइजिंग प्रॉपर नहीं है, तो कस्टमर वहाँ पे रिटर्न करता है, डिसएग्री करता है, यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिट ही नहीं आ रहा मेरे को प्रोडक्ट। एक बारी के लिए कस्टमर थोड़ा बहुत क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर सकता है बट साइजिंग में नहीं, ठीक है। आपका कपड़ा थोड़ा हल्का है, उसको फिट अच्छा आ गया तो वो पहन लेगा गर्मी में कहीं भी ओकेजन पे कि हाँ भाई चलो फिटिंग अच्छी है। अगर आपका कपड़ा कितना भी अच्छा, आप महंगा से महंगा क्वालिटी रॉ मटेरियल मंगवा लो और उसका टाइट अगर बंदे को फिटिंग नहीं आ रहा है तो वो रिटर्न ही करेगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी सैंपल ऑर्डर करते हो तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी, उसके रॉ मटेरियल प्लस में उसका साइज चार्ट, वो आपको सबसे पहले कॉपी करना है। अगर साइज़ में अगर आपका फिटिंग, अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा निकल जाता है तो ये समझो कि आपका स्टॉक कहीं रुकने वाला नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। थर्ड मेन पॉइंट सेलर्स इसमें ये आता है कि आप भले ही किसी और से बनवाओ प्रोडक्ट या फिर खुद मैन्युफैक्चर करो, आपका जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो बिल्कुल ब्रांडेड लगना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से ये वाले प्रोडक्ट आप मीशो से ऑर्डर करोगे तो ये बिल्कुल एक प्लेन पैकेज के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है, एक बिल्कुल सी हल्की सी ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के अंदर ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। लोगों के नाम पे छोटा सा साइज़ लिखा रहेगा पीछे, वो भी चुभता होगा, मतलब इस टाइप में मैंने देखे, मतलब मंगवाए, मतलब बहुत सारे इनके रिव्यू पढ़ सकते हो आप यहाँ से, मतलब कितना टाइप का प्रोडक्ट आता है। और वही प्रोडक्ट आप कॉपी करने जा रहे हो इस टाइप का, इनके पीछे बढ़िया एक लेबल ब्रांड का लोगो रहेगा, साथ में टैग्स रहेंगे, प्राइस टैग रहेंगे, MRP टैग्स रहेंगे, वॉश केयर्स रहेंगे, और साथ में जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है हैवी रहेगी। और ये पता क्या सेलर्स, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ब्रांडेड लुक बना देते हो ना अपने प्रोडक्ट के फिनिश करने के बाद में, तो हायर चांस हो जाता है कस्टमर को ट्रस्ट करने का। कस्टमर क्या सोचेगा, यार बढ़िया मतलब इतने कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट मंगवाया और पैकेजिंग से भी ब्रांडेड लग रहा है, मेरे को कोई ब्रांड से ही आया होगा, ठीक है। ऑनलाइन के अंदर जो प्रोडक्ट शॉपिंग होते हैं, ब्रांड तो कितने हैं जो आपको याद रहते हैं, एडिडास, प्यूमा, 10, 15, 20 ब्रांड होंगे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ब्रांड टाइप की लुक देते हो तो वो भी ब्रांड कंसिडर कर लेते हैं कस्टमर्स, सोचते हैं कि यार ब्रांडेड ही है, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह है। और उसमें क्या कॉस्टिंग जाएगी, हद से हद 4 से 5 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्टिंग हो जाएगी, 4 से 5 रुपये ही लगेंगे। 1-1.5 रुपये का लोगो टैग आता है, ये पैकेजिंग 1-1.5-2 रुपये की आती है, सब मिलाकर 5 से 6 रुपये में आपकी जो पैकेजिंग है वो हाई क्लास हो जाएगी, ब्रांडेड हो जाएगी। तो कस्टमर को भी ट्रस्ट होगा, रिटर्न भी कम आएगा। आपका जो रिटर्न रेशियो अगर 2% 4% भी कम हो जाता है तो वो पूरी जो 4 से 5 की कॉस्टिंग है पैकेजिंग की, ब्रांड पैकेजिंग की, वो तो आपको जो ये समझ के चलो 10 से 15 रुपये बचा देगी अगर रिटर्न रेशियो थोड़ा बहुत भी कम हो गया तो,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेक योर ओन लोगो एंड ब्रांड टैग्स, यूज़ प्रीमियम पैकेजिंग मटेरियल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं से आउटसोर्स भी करते हो तो उन्हें 3 से 4-5 रुपये एक्स्ट्रा दे दो अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्सिंग करते टाइम, और उनको ये बोलो कि भैया मुझे पैकेजिंग जो है ना इसकी वो इस टाइप में चाहिए कि ब्रांडेड लगे। आप अपने कोई ब्रांड का लोगो उनको दो या फिर उनसे उनके ब्रांड का ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका खुद का कोई ब्रांड नहीं है तो कोई भी लोकल ब्रांड नाम लिखा रहे टैग के ऊपर, कोई इशू नहीं है। वॉश केयर रहे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लोगो रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन पैकेजिंग थोड़ा सा प्रीमियम लगना चाहिए। 5-6 रुपये की बात है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है सेलर, ठीक है। अभी तक जो हमने बातें की हैं ये आपको प्रोडक्ट सोर्स करने से मंगवा कर रिलेटेड है, इन्वेंट्री आपको रेडी करने से रिलेटेड है, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ही कोई चीज़ में मतलब ढिलाई कर देते हो या फिर जो है लूज़ पॉइंट आपका यहीं कहीं बीच में आ जाता है तो आगे चल के आपका प्रोडक्ट नहीं चलने वाला। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वीडियो पूरा देखना, लंबा बिल्कुल हो सकता है वीडियो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, 1 घंटे का वीडियो अगर आपकी पूरी लाइफ में या फिर आपके पूरे बिजनेस को बदल रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 घंटे की मूवी तो देखते हैं हम, पैसा देकर टाइम वेस्ट भी तो करते हैं ना, समझ रहे हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कंसिडर करने हैं आपको, ठीक है। 4th हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग इन हाउस और ऑनलाइन। दोनों तरह की कॉस्टिंग करनी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितनी पड़ रही है वो कॉस्टिंग करनी है। अगर ऑनलाइन सेलर करते हो, बाहर से प्रोडक्ट लेकर आते हो, तो वो कॉस्टिंग भी आपको करनी है। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी हमारे चैनल पे वीडियोस डाल रखी है, आप देख सकते हो जा करके, और वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि कॉस्टिंग कैसे कैसे करनी है। लॉस एंड प्रॉफिट की वीडियो भी है इसके अंदर, और यहाँ पर भी हमने कॉस्टिंग से रिलेटेड वीडियो जो है डाल रखी है। और EAS के जो मेंबर हैं उनको पता है कि वहाँ पर जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग समझा रखी है, लेकिन फिर भी आज इस सीरीज़ के अंदर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। चलिए, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप कैसे डिफाइन करते हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल कितना है, उस पर लेबर चार्जेस कितने लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपकी क्या है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के खर्चे हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब वाटर बिल हो गया, या फिर जो है रेंट हो गया उसका, ठीक है, ये जितने भी उस प्रॉपर्टी के खर्चे हैं, यूनिट के खर्चे हैं, उसको डिवाइड कर दो आप टोटल यूनिट प्रोडक्शन से। मतलब आपका टोटल 10,000 खर्चा है कोई एक छोटे से सेटअप का, और आप महीने की 1000 प्रोडक्ट वहाँ पे बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो 10,000 डिवाइड बाई में 1000 आपका जो है 10 रुपया पर पीस ओवरहेड हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, वो आपको काउंट करना है। आप मटेरियल कितने रुपीज़ के लेकर आए हो, लोगोज जो है, तागा है, या फिर जो भी आप प्लास्टिक है या फिर कपड़ा है, जितने भी मटेरियल्स आए हैं उनका कितना खर्चा हो गया एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो कॉस्टिंग करनी है। लेबर चार्जेस कितने लगे वो कॉस्टिंग करनी है। देन आपकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल करके सामने आ जाएगी। फिर यही कॉस्टिंग जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं उनको करनी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है। मैन्युफैक्चरर हो तो वो कॉस्ट ऑफ गुड खुद आप यहाँ पे डाल लोगे। अगर आप कहीं से लेकर के आए हो, खरीद करके लेकर आए हो, तो वो आपको लग जाएगी। शिपिंग कॉस्ट आप वहाँ से अपने मैन्युफैक्चरर से लेकर अपने वेयर हाउस में लेकर आ रहे हो, कितनी वहाँ से शिपिंग लग रही है, ठीक है। या फिर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो, कोई शिपिंग नहीं लग रही, तो फिर आपको देखना कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे भी तो आपको शिपिंग लगती है, वो कितनी है, ठीक है। और फीस वहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म कितनी आपको लगा रहा है, कितनी आपके ऊपर जो फीस टैक्सेस लग रहे हैं, देन आपका जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसके बाद में आपको प्रॉफिट ऐड करके, अपना मार्जिन ऐड करके वहाँ पे लिस्टिंग प्राइस करना है। कॉस्टिंग का वीडियो काफ़ी समझा रखा है और मैंने यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत जो है गाइड कर दिया है, और ये चीज़ आप अपने आप से निकाल भी लोगे। अगर बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हो तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद में 5th टॉपिक है हमारा लिस्टिंग गाइडलाइंस। ये सेलर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। अभी तक हमने बात की है प्रोडक्ट को सोर्स करना है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को ढूंढना है, उसको सोर्स कैसे करना है, खुद बना रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दूसरे से ले रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट है सोर्स कर लिया है, ट्रेंड को ढूंढ लिया है, और प्रोडक्ट को आपने अकॉर्डिंग टू गिवन गाइडलाइंस आपने बना लिया है या किसी से बनवा लिया है, और प्रोडक्ट आ जाए एक छोटे से स्टॉक में 100-200 पीस के स्टॉक में जो है आप अपने पास में रेडी हो गया है। अब उस प्रोडक्ट को सेल भी तो करना है ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, लिस्टिंग। ई कॉमर्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो लिस्टिंग ही आएगी, और उसी की अगर मैं गाइडलाइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो लिस्टिंग में, मतलब अगर आप बहुत ही कॉमन चीज़ समझ लेते हो लिस्टिंग को कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो देन आपका प्रोडक्ट जो आपने अभी तक मेहनत की है, स्टॉक बनाया या बनवाया, वो निकलने वाला नहीं है। निकलेगा तो लॉस में निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा ही नहीं, इन्वेंट्री स्टक होके रह जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लिस्टिंग गाइडलाइंस हर एक प्लेटफॉर्म की अलग अलग है। बात करूँ मैं मीशो की, फ्लिपकार्ट की, अमेज़ॉन की, तीनों की लिस्टिंग गाइडलाइंस अलग अलग है, लेकिन कॉमन तीनों में एक ही चीज़ है, एल्गोरिथम तीनों का सेम है।
हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग की बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में थोड़ी कम डिटेल्स डालनी पड़ती है और मीशो पे थोड़ी और भी कम डालनी पड़ती है। बट जो विजिबिलिटी फैक्टर्स हैं तीनों प्लेटफॉर्म के, वो क्योंकि एल्गोरिथम एक है तो विजिबिलिटी फैक्टर भी एक ही है तीनों का, ठीक है। तो मैं आपको पहले विजिबिलिटी फैक्टर्स बता देता हूँ इन तीनों प्लेटफॉर्म के, सबसे ज़्यादा आपको क्या क्या चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। ये एक बार यहाँ पे मैंने कहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, आप खुद से लिख सकते हो और ये पूरा PDF भी आपको मिल जाएगा आगे के लिए, ताकि आप दोबारा कुछ भी चीज़ यहाँ से भूलो तो यहाँ से रिमाइंड आप कर सको, ठीक है। आपको टाइटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स और इमेजेस, ठीक है। ये 5 पॉइंट जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए और अच्छे से आपको लिस्ट करना है। और इसके रिगार्डिंग अगर आप ई-कॉम बूस्टर चैनल पर जाओगे और प्लेलिस्ट पर जाओगे, अमेज़ॉन बेसिक फॉर बिगिनर्स पे जाओगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला ये जो वीडियोस अगर आप चलाओगे पंडित जी तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए बुलेट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, आज से 3 साल पहले की वीडियो है, पॉइंट में कवर कर लेनी है। हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई हुई है, आप यहाँ पर जा करके पूरा लिस्टिंग प्रोसेस देख सकते हो। और लगभग अमेज़ॉन के साथ साथ में ये सभी पे वर्क करता है। और एक एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं कि मीशो के अंदर HD इमेजेस विद साइज चार्ट इमेज जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अभी तक हम यही नेगेटिव पॉइंट डिस्कस कर रहे थे मीशो पे कि इमेजेस अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छी सी इमेज, जैसे कि ये इमेजेस है, इस टाइप की इमेजेस आप इंटरनेट से सोर्स करके लेकर आते हो अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि आपने प्रोडक्ट भी इंटरनेट से उठाया तो इसकी इमेजेस भी आपको इंटरनेट से मिल ही जाएगी। HD क्वालिटी में डाउनलोड करनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ से राइट क्लिक किया और डायरेक्ट सेव कर लिया, ठीक है। बहुत सारे मेथड है इनकी ओरिजिनल इमेज डाउनलोड करने के, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में कभी, ठीक है। तो ये HD इमेजेस आपको जो है लेकर के आनी है प्रोडक्ट की। और यू सोर्स बेटर इमेज फ्रॉम इंटरनेट आल्सो, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और जो डिटेल्स है वो आप कंपटीटर से भी कॉपी कर सकते हो। पता है, अगर आपने प्रोडक्ट बाहर से सोर्स किया है, जैसे कि ये प्रोडक्ट आपने सोर्स किया है, इसकी इमेज आपने उठा ली, इतनी अच्छी इमेजेस आपने उठा ली, ठीक है। और बाकी जो डिटेल्स आप फिल करने जाओगे ना मीशो में, फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा इसकी डिटेल्स क्या क्या है। इस ब्रांड ने भी तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स डाल रखी होगी ना, तो ये डिटेल्स आप यहाँ से उठा सकते हो। और अगर आपने कहीं से भी नहीं, मतलब कि कॉपी नहीं किया, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया है, तो आप जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहे हो उनके कंपटीटर से भी आप डिटेल्स का एक आइडिया ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन का आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से बुलेट पॉइंट, जैसे काफ़ी अच्छे चलने वाला कोई प्रोडक्ट यहाँ से देख लो आपके कंपटीटर में कौन कौन है। देखो कि ये मान लो कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, तो आप देख लीजिए कि इस टाइप की डिटेल्स जो है कस्टमर यहाँ पे, सेलर यहाँ पे दे रहा है। एक आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो डिटेल्स का। इनिशियल प्राइस आपको हाई रखना है, ये मैंने बहुत बार बता दिया। मीशो के अंदर अगर आप बात करो, जब लिस्टिंग करते हो तो मीशो प्राइस जो डालते हो, अगर आपको 200 रुपये में कोई प्रोडक्ट बेचना है, सेल करना है, शिपिंग चार्ज आपको काउंट नहीं करनी, शिपिंग चार्ज वो खुद ही डाल देते हैं मीशो वाले, वो उसके अलावा बात कर रहा हूँ। मान लो कि 200 रुपये आपको अपने बैंक सेटलमेंट चाहिए, आपको मीशो सेलिंग प्राइस 200 रुपये रखना है, तो आप स्टार्टिंग में 270 280 रख के चलो, ठीक है। उसको लिस्ट कर दो, जैसे प्रोडक्ट लाइव होगा प्लेटफॉर्म पे 2 से 3 दिन के बाद में आपको प्राइस रिकमेंडेशन आएगी, तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग में 200 रख दोगे तो प्राइस रिकमेंडेशन 150 की 160-70 की आ जाएगी, आपको लॉस होगा। और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो विजिबिलिटी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी इनिशियल स्टेज पे। तो ऐसा काम करो कि थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा डाल दो कि आप रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर पाओ। और मीशो और फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो मैं आपको वहाँ पर यूजुअल प्राइस सेट करना रहता है, ठीक है। वो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी लिस्टिंग कर रहे हो तो बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट पे भी आपको प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, ताकि 10-15 दिन में उसका यूजुअल प्राइस सेट हो जाए ज़्यादा, और देन आप 10 से 15% के रेगुलर प्रमोशंस में इनबिल्ड कर पाओ, ठीक है। और मीशो में भी, फ्लिपकार्ट में भी, अमेज़ॉन पे भी, तीनों में सेम कंडीशन है। स्टार्टिंग में लिस्टिंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखो, बाद में जब ऑफर्स आएँ या फिर रिकमेंडेशन दे आपको प्लेटफॉर्म, ताकि आप उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लो। टाइटल शुड बी रिगार्डिंग प्रोडक्ट डिटेल्स, ये चीज़ आपको मीशो पर ध्यान रखनी है कि जो ये प्रोडक्ट हैं इनका टाइटल जो है प्रोडक्ट की डिटेल से ही होना चाहिए। जैसे कि मेंस पोलो टी शर्ट, काफ़ी सही टाइटल है, समझ में आ रहा है क्या है प्रोडक्ट। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ भी डाल देते हैं, स्टाइलिश, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, ऑसम, ये सब प्रोडक्ट का जो है बिल्कुल ही बेकार बना देता है, ठीक है। जितना साफ़ सुथरा क्लियर टाइटल रखोगे आप उतना ही ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर बस आप जो है कलर ऐड कर सकते हो, मेंस पोलो ग्रीन टी शर्ट कर सकते थे आप, यहाँ पे येलो ब्लैक टी शर्ट कर सकते थे, बस इतना क्लियर टाइटल आपको रखना है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ भी डाल दिया भर भर के। कुछ लोग तो बोलते हैं कि इसमें कीवर्ड्स डाल दो टाइटल में, ठीक है। जैसे ये देखो, फैंसी, डिज़ाइनर, प्रीटी पार्टी वियर मैन। प्रीटी पार्टी वियर मैन में क्या आता है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको यार, क्लासिक सा टाइटल रखना है। जो आपका प्रोडक्ट है उसका नाम लिख लो, अगर ब्रांड है तो ब्रांड का नाम आगे रखो, जो उसका कलर है वो कलर रख लो, और जो उसके बाद में
प्रोडक्ट खुद है, टी शर्ट है या फिर शर्ट है, तो वो टी शर्ट शर्ट लिख दो, बस सिंपल सा टाइटल आपको रखना है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। नो नीड टू मिक्स कीवर्ड्स इन प्रोडक्ट डिटेल, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कीवर्ड्स मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर आप लोगों ने बताया होगा कि डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड भर दो, बुलेट पॉइंट में कीवर्ड भर दो, टाइटल में कीवर्ड भर दो। पहली बात तो कीवर्ड का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी में, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, कोई भी रोल नहीं है कीवर्ड का, ठीक है। कोई भी विजिबिलिटी की बात करें ना कि भाई ये रोल है, मैं अगर ऐसा कोई रोल होता ना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लोग ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी शर्ट फॉर मैन, सर्च करता हूँ, ठीक है, कीवर्ड सर्च करता हूँ, मैं टी शर्ट खरीदनी है मेरे को, मैंने टी शर्ट फॉर मैन लिखा, और अगर आप कोई लिस्टिंग के अंदर टाइटल में लिख दोगे टी शर्ट फॉर मैन, बुलेट पॉइंट में भी लिख दो टी शर्ट फॉर मैन, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दो टी शर्ट फॉर मैन, कीवर्ड में भी लिख दो टी शर्ट फॉर मैन, तो मतलब जो मैंने सर्च किया टी शर्ट फॉर मैन वो आपने एक लिस्टिंग में हर जगह लिखा हुआ है, तो भी आपका लिस्टिंग मेरे को यहाँ शो नहीं करेगा। और बताओ, तो उसका मतलब एक रोल होता है, बैक एंड पे रोल होता है, इतना ज़्यादा रोल नहीं होता जो कि आपको बताया गया है कि हर जगह उसको डाल दो तो आपका प्रोडक्ट आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। बैक एंड पे रोल होता है, पहले इसमें फिल्टर होता है, विजिबिलिटी के और बड़े बड़े फैक्टर्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। देन अगर वो सर्च कीवर्ड्स आपके सर्च कीवर्ड में हैं, ओनली सर्च कीवर्ड में है, तो वो कहीं ना कहीं मैच करके आपको जो है प्रोडक्ट आपका दिखाई देगा। टाइटल में डाल दिया, बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो अच्छा नहीं लगता, कोई जेन्युइन कस्टमर देखने वाला होगा तो एक ही चीज़ बार बार में लेकर की है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो सफल नहीं करने कीवर्ड्स आपको कहीं पे भी, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म पे सेम यही बात है। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे अलग से ऑप्शन होता है कीवर्ड डालने का, वहाँ पे डालो, कैसे डालना है वो आगे बताऊँगा, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल आपको जो है, जो आपके प्रोडक्ट से मैच नहीं करती, वो नहीं डालनी है आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सेल टी शर्ट कर रहे हो और डिस्क्रिप्शन में शर्टें डाल दी, कुछ भी और कुछ पैंट डाल दी, जीन्स का नाम डाल दिया, ऐसा कोई नहीं करना आपको, ठीक है। उससे प्रोडक्ट, अभी तो मीशो के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया आया ही नहीं है, वरना अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे जो फालतू की डिटेल डालते हैं उनका प्रोडक्ट जो है डेड हो जाता है, दिखाई देता भी नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है लिस्टिंग करते टाइम मीशो पे। और अब बात करें कि फ़्लिपकार्ट पे टाइटल जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्ट टाइटल विद रेलिवेंट कीवर्ड इंक्लूडिंग द ब्रांड। रेलिवेंट कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कीवर्ड आप प्रोडक्ट से रिलेटेड, समझ रहे हो। अब यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया टाइटल में, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस वाले कीवर्ड जो आप सर्च टर्म में आपको लाने वो टाइटल में डाल दिया, नहीं। आप ब्रांड, थोड़ा बहुत की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो है टाइटल में डाल सकते हो। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट का जो है टाइटल खुद से जनरेट होता है, हाँ खुद से जनरेट होता है, लेकिन वो यही चीज़ उठाता है, आप की फीचर क्या डालते हो, मॉडल नेम आपका क्या है, ब्रांड आपका क्या है, वो उन्हीं को कंसिडर करके आपका टाइटल बनाता है। हाई क्वालिटी इमेजेस हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, विदाउट इमेज कस्टमर क्लिक ही नहीं करेगा लिस्टिंग पे, ठीक है। डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको अपने कोई भी अच्छे खासे ब्रांड कंपटीटर से जो है आइडिया ले लेना है, अगर आप खुद नहीं बना सकते तो, ठीक है। खुद से कुछ भी मत डाल देना डिस्क्रिप्शन में, पार्टी वियर ड्रेस है, ये है वो है, पूरी रामायण उसके अंदर आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में। उसके बारे में डिटेल्स आप खुद लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप किसी अच्छे ब्रांड से, कंपटीटर से आइडिया ले लीजिए, वहाँ से कॉपी कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे उसने कुछ अपने ब्रांड को प्रमोट किया होगा, उस चीज़ को आप वहाँ से निकाल दीजिए, अपने ब्रांड को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हो, बता रहा हूँ आपको, फ्लिपकार्ट के लिए, कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है आपको काफ़ी हाईलाइटेड बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, ये चीज़ भी आप कंपटीटर से कॉपी कीजिए। जो बड़े ब्रांड हैं, मैंने आपको बताया कि आपने प्रोडक्ट भी बड़े ब्रांड से उठाया है, वहाँ से कॉपी करके खुद मैन्युफैक्चरिंग की, अच्छा खासा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लेकर आए हो, तो ये सब डिटेल्स भी आपको वहाँ से ही देखनी है। जब उस टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस टाइप में जो बेच रहे हैं उनको देखो कैसे भी उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो, ऐसा ना हो कि आप बनाओ उन जैसा लो और लिस्ट खुद ऐसा कर दो कि वो बिके ही ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फ्लिपकार्ट के लिए मैं कीवर्ड्स बताऊं तो आपको कीवर्ड्स कैसे डालने हैं फ्लिपकार्ट में, ये मैंने पहले ही बता रखा है बहुत सारी वीडियो में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ओनली 5 कीवर्ड्स ही जो है फ्लिपकार्ट कंसिडर करता है आपकी लिस्टिंग पे, अदरवाइज़ आप कितने भी डाल दो कंसिडर नहीं होंगे। और ये जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपने कोई, अभी मैंने टी शर्ट फॉर मैन लिखा, अगर इसके कीवर्ड्स की मैं बात करूँ तो आपको टी शर्ट लिख देना इधर, ठीक है। टी शर्ट फॉर मैन, ये कीवर्ड आपका टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में आ ही गया होगा। इसके अलावा देखो, आपकी अगर टी शर्ट फुल स्लीव है तो टी शर्ट फुल स्लीव आप लिख सकते हो, एक कीवर्ड। अगर आप इसमें स्पेस दोगे, स्पेस देने से ये 3 कीवर्ड काउंट होगा, एक नहीं होगा, ठीक है। टी शर्ट फुल स्लीव आप एक साथ लिखो बिना स्पेस के, फिर ऐड करो, दूसरे कीवर्ड में आ जाओ, उसमें आप टी शर्ट फॉर बॉयज़ लिख सकते हो, ठीक है। फिर बिना स्पेस दिए, स्पेस दोगे तो कीवर्ड अलग अलग काउंट होंगे, ठीक है। फिर तीसरा कीवर्ड डालो, टी शर्ट जेंट्स लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से ही आपको 5 कीवर्ड्स मिल जाएंगे सर्च बार से फ्लिपकार्ट के,
ठीक है, बिना स्पेस दिए लिखने और अलग अलग ऐड करके लिखने हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसमें स्पेस दे दो, कोमा लगा दो, तो कीवर्ड अलग अलग हो जाते हैं। ओनली 3 से 5 कीवर्ड्स ही फ्लिपकार्ट कंसिडर करता है, और वो भी आप सर्च बार से उठा लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और उनमें स्पेस नहीं रखना, आपको अलग अलग लिखना है। अगर आपके पास यहाँ पे इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है तो आप एक में टी शर्ट लिख दो, दूसरे कीवर्ड में मेंस लिख दो, या फिर मेंस बॉयज़ लिख दो, शर्ट लिख दो। ये इस टाइप में आपको असाइन करना है अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बिना स्पेस दिए 5 कीवर्ड, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये इसी में यही बताया, 5 कीवर्ड्स अलाउड पर लिस्टिंग ओनली, 5 विल बी इंडेक्स। कैसे ऐड करना है वो भी आपको, और सेकंड सबसे मेन चीज़ मैं अभी आपको बीच में एक बार के लिए रोकना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको अभी बताता हूँ। जो लोग स्किप कर जाएंगे वो स्किप कर जाएंगे, जो लोग देख रहे हैं वो देखते रहेंगे। अगर आपको लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस चाहिए ना, तो आप यूट्यूब पे ना ऑफिशियल सेल ऑन फ्लिपकार्ट का चैनल है, वहाँ पे लिस्टिंग की एक एक गाइडलाइंस लिखी हुई है। टाइटल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, वहाँ से देखिए। ऐसा नहीं कि कोई भी यूट्यूबर का आप उठा के देखने स्टार्ट कर दोगे, वो हर कोई आपको अलग अलग बताएगा और आपका दिमाग जो कंफ्यूज कर देगा कि टाइटल कैसा डालो, इसने बोला था कि ऐसा डालो भैया, उसने बोला था कि ऐसा डालो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे को देख के करो लिस्टिंग, आप सेल ऑन फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, वो फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी चले जाओ, वो अमेजोन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर जो प्रॉपर गाइडलाइंस उन्होंने बनाई है अपने एल्गोरिथम को समझते हुए, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिस्टिंग को आपको बता रखा कि कैसे करना है। आप वो चीज़ देखिए, ना कि कोई भी यूट्यूबर पे जाकर देखोगे तो हर यूट्यूबर आपको अलग अलग चीज़ बताएगा और आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी फ्लिपकार्ट कीवर्ड्स के बारे में आपको बताया जस्ट पीछे थोड़ी देर पहले, कि स्पेस नहीं देना, 5 कीवर्ड्स कंसिडर होंगे। तो बहुत सारे सेलर्स जो अभी मेरे को देख रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार सर ने तो बोल दिया कि कीवर्ड्स ऐसे 5 डालने हैं, स्पेस नहीं डालना। पहले वाले भैया, यूट्यूब वाले भैया ने बताया था कि भाई 10 कीवर्ड डाल दो, स्पेस दोगे तो कीवर्ड्स काउंट होंगे, कोमा लगा दोगे तो कीवर्ड्स काउंट होंगे, तो वो आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। मैं बोलता हूँ कि आप ये मेरी भी मत सुनो, किसी की मत सुनो, आप जाओ डायरेक्ट अपने यूट्यूब पर और सेल ऑन फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ पर देखो कि कीवर्ड्स कैसे डालने हैं लिस्टिंग में। उनका जो वीडियो आपको बताएगा वैसे आप डाल देना, क्योंकि उनका ही प्लेटफॉर्म है यार, वो गलत थोड़ी ना बताएंगे आपको। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बता दूं, मे बी मेरे को नॉलेज ना हो, किसी और यूट्यूबर को नॉलेज ना हो, बट वो तो उनका ऑफिशियल चैनल है ना, वहाँ से आप कॉपी करो चीज़ को, ठीक है। अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी पे जाओ, वहाँ पर देखो कि अमेजोन पे कीवर्ड्स कैसे कैसे डाल रखे हैं। बाकी मैंने पूरा PDF जो है ऑफिशियल हर एक चीज़ कन्फर्म करके ही आपको जो है बनाया है, ये आप कन्फर्म क्रॉस कन्फर्म भी कर सकते हो, ठीक है। और अमेज़ोन के लिए मैंने, अमेज़ोन प्लेटफॉर्म बड़ा है, लिस्टिंग प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए मैंने चीज़ें भी आपको थोड़ी ज़्यादा ही बताई है। अमेज़ोन के लिए प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइज इमेजेस, प्रोडक्ट फीचर्स, कम्पिटिटिव प्राइसिंग, ठीक है। ऑप्टिमाइज योर अमेज़ोन लिस्टिंग इन 7 स्टेप्स, कीवर्ड्स, प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, की फीचर्स, बुलेट पॉइंट, बैक एंड सर्च कीवर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अमेज़ोन की। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर लिस्टिंग को बढ़िया विजिबल बनाने के लिए, एक अच्छी लिस्टिंग आपको ग्रोथ करवाने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं। सेलर पैटर्न जाके देखोगे ना आप सेलर प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको पूरे इस PDF के अंदर बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप इसको पढ़ोगे आराम से, पढ़ने के बाद में आप अगर अमेज़ोन सेलर यूनिवर्सिटी पर जा करके देखोगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। मैं अभी आपको एक एक चीज़ करके नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि करके दिखाऊँगा तो एक छोटी सी चीज़ करने में पूरा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। क्योंकि आप पहले से, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहले से सेलर हो, आपको ये चीज़ें करनी आती है, कैसे करना है प्लेटफॉर्म पर जा करके, या फिर आपकी लिस्टिंग भी हो चुकी होगी। अगर नहीं हो चुकी है तो कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि सेलर यूनिवर्सिटी पे आप जाकर देख सकते हो। करना क्या है, ध्यान क्या क्या चीज़ों को रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेन है। कर तो आप लोग, मुझे पता है कि बहुत सारे 99% सेलर तो ऐसे जो लिस्टिंग कर लेते हैं, बट इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। डेट्स वाई मैं आपको इस ग्रोथ सीरीज़ के अंदर ये चीज़ें जो है हाईलाइट कर करके बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कीवर्ड्स को कहीं नहीं इधर उधर मत करना, ये चीज़ें बारी बारी बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने आपके लिए PDF में लिख कर भी दे दी कि एक बार के लिए वीडियो बताई हुई बात आप कल को भूल भी जाओ तो ये आप ओपन करके इसमें देख लेना कि कैसे कैसे चीज़ें मैंने सीक्वेंस वाइज बताई हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर विद एग्जांपल मैंने ये PDF डाल रखी है कि आप फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड्स होते हैं अमेजोन में, लॉन्ग ट्रेल भी होते हैं। शॉर्ट ट्रेल क्या होता है, 1 से 2 वर्ड्स को असाइन करना। लॉन्ग ट्रेल क्या होता है, पूरा जो है पैराग्राफ लिखना, जैसे कि ऑल नेचुरल फोम पिलो फॉर साइड स्लीपर्स, ये पूरा जो है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ये एंगेजमेंट रिंग, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। इन दोनों टाइप के कीवर्ड्स का जो है एक अच्छा खासा जो है रोल है अमेजोन की लिस्टिंग पे।
तो आप ये दोनों चीज़ इसमें देख लीजिए कि कैसे जो है कंसिडर करता है, कैसे लिखोगे तो ही कंसिडर होगी। कुछ भी लिख दोगे, स्पेस वगैरह, कोमा वगैरह, ये चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो वो कंसिडर भी नहीं होगी, आपका लिखा रहेगा, वो मान्य नहीं होगा उस चीज़ के अंदर, गाइडलाइंस में उनके एल्गोरिथम जो है पकड़ेगा ही नहीं उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि आप ये चीज़ समझिए सेलर्स, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो एक एल्गोरिथम को कंसिडर करते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा जो आपके कीवर्ड्स को देख करके आपके लिस्टिंग को दिखाएगा। उनका एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो एक एल्गोरिथम पे ही चल रहा है। अगर आपकी लिस्टिंग उनकी बताई गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी तो एल्गोरिथम पकड़ लेगा उसको। अगर एल्गोरिथम पकड़ लेगा तो तब आप लिस्टिंग पे वर्क करोगे तो एल्गोरिथम आपके लिस्टिंग पे विजिबिलिटी देगा, प्रोडक्ट को जो है रैंक करवाएगा। हमारे ई कॉमर्स एल्गोरिथम स्ट्रेटजी के अंदर मैंने एल्गोरिथम के बारे में समझाया है, वो एक फुल ऑन बाहर से बताया गया है कि इस तरीके से बड़े बड़े फैक्टर बताएं कि इस तरीके से एल्गोरिथम कैप्चर आप अपने लिस्टिंग को करवा सकते हो। लेकिन जो छोटे छोटे फैक्टर लिस्टिंग करते टाइम भी आपको ध्यान में रखने हैं, उससे और भी ईजी होगा और फिर आप एल्गोरिथम स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तो वो और भी ज़्यादा ग्रोथ देगी। दोनों चीज़ अच्छी हो जाएगी ना, लिस्टिंग भी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कर लिया आपने और बाद में एल्गोरिथम यूज़ करके उसको बूस्ट किया, तो वो दोनों साइड से ग्रोथ आपको मिलेगी। बाकी अमेजोन के अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं सेलर, आप इसमें देख लेना। ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल कैसे करना है, ठीक है, ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है, A+ कंटेंट कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट की फीचर्स कैसे ऑप्टिमाइज़ करने हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी है, वो चीज़ें बताई गई। नेगेटिव पॉजिटिव साइड दोनों बता दी मैंने इसके अंदर आपको। इमेजेस तो मैंने आपको पहले बता दी कि हाई से हाई एंड की इमेजेस आपको लेकर के आनी है, ठीक है। सर्च टर्म को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, इसके अंदर जेनरिक कीवर्ड वगैरह सब कुछ बता दिया है, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा प्राइस ज़्यादा रखना है, बाद में थोड़ा लो कर सकते हो आप प्रमोशन के रिगार्डिंग, ठीक है। एक प्राइस, यूजुअल प्राइस भी सेट करना है आपको। ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ पे वापस से आ गई अमेजोन SEO बेस्ट प्रैक्टिस में, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या बोलता है, इनका एल्गोरिथम क्या बोलता है, डोंट रिपीट कीवर्ड्स। ये बात मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, डोंट रिपीट, ठीक है। सफल मत करो, कीवर्ड सफलिंग हर जगह मत करो इनको, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान रखना आपको, ठीक है। अभी मैं पूरा टॉपिक हो गया है, थोड़ा सा रुक के अभी आपको समझा देता हूँ। अगर आप लगातार देख रहे हो तो 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए अभी के लिए। प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया अच्छे से, क्वालिटी प्राइस फैक्टर कंसीडर करते हुए, रीस्टॉक भी कंसीडर करते हुए कि भाई वापस हमें प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। अभी लिस्टिंग के फैक्टर डिस्कस कर लिए, अमेजोन पे क्या क्या चीज़ें मैंने बता दी आपको। लिस्टिंग को देखना है आपको, यहाँ पे देखकर सीखना है। अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी पे ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। फ्लिपकार्ट के अंदर आपको मैंने बता दिया कि कीवर्ड्स किस तरीके से रखने हैं, टाइटल किस तरीके से रखने हैं, और सेम चीज़ मैंने आपको मीशो के लिए बता चुका हूँ कि टाइटल बिल्कुल क्लियर रखना है, अच्छे अच्छे बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन आपको मीशो के लिए रखनी है। वहाँ पे अलग से कोई कीवर्ड्स का भी ऑप्शन नहीं है, जैसे आएगा तो आप वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। इमेजेस के अंदर साइज चार्ट आपको मीशो पे डालना है, और इमेजेस जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म डोमिनेटेड होनी चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म पे आपकी कैटेगरी में वैसी इमेज किसी सेलर के पास होनी नहीं चाहिए। उस टाइप के आप हाई क्वालिटी की इमेजेस जो है इंटरनेट से सोर्स करो, AI की हेल्प से, टूल से जनरेट करवाओ या फिर खुद से शूट करवाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 1 से 2 कैटलॉग के ऊपर फोकस करके चलना है, और उसके ऊपर अगर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट लग रही है उसको ग्रो करवाने में तो कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टाइम बिजनेस करना लंबे टाइम के लिए, तो अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में अगर आप क्वालिटी पे, फोटोशूट पे बढ़िया कर दोगे 1-2 कैटलॉग के ऊपर, तो वो आपको रिकवर हो जाएगा विद इन मंथ के अंदर अंदर जो है वो आराम से, ठीक है। तो अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ हमारे 6th नंबर चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर सबसे चीज़ बताई गई है, फर्स्ट मेक योर परचेज लो क्वांटिटी एंड अपडेट स्टॉक अकॉर्डिंगली। कि भाई बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर भी अगर आप हो तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में उस डिज़ाइन को लिस्ट करने जा रहे हो, डिज़ाइन को बनाने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप यार उसके अंदर जो है पहले में ही 2-3-4 हज़ार पीस का प्रोडक्ट का लोट बना कर बैठ जाओ, ठीक है। और आप कहीं से ख़रीद भी रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि 5-10 रुपये सस्ता लगा लेंगे, आप 1000 पीस खरीद लो। आपको स्टार्टिंग में अपनी कैपेसिटी, रिस्क और मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही इन्वेंट्री मैनेज करनी है, ठीक है। एक बार के लिए नया नया आप लिस्टिंग कर रहे हो, नया नया अभी स्टार्ट किया है तो आप थोड़ा स्टॉक उठाइए, लेकिन मैन्युफैक्चरर से ये बोल के जरूर आइए कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको 10 to 15 डेज पहले ही नोटिस कर दूंगा कब मेरे को दोबारा स्टॉक चाहिए, ठीक है। वो होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देन एनालाइज द सेल्स अकॉर्डिंग टू लास्ट 30 डेज सेल्स, मेक प्लानिंग टू रीस्टॉक और सेकंड परचेज, ठीक है। अभी आप 100-200 पीस लेकर आए हो, दिन का 2-4-5-10 निकलना चालू हो गया, आपको पता है कि अभी मेरा डेली का 10 पीस निकलना चालू हो गया है और स्टॉक मेरा खत्म होने वाला है, तो मैन्युफैक्चरर को बोल देता हूँ कि मेरे को जो है 200-300 पीस का स्टॉक रेडी करके दो। लास्ट 30 डेज़ की कितना सेल है उससे आपको एक एवरेज मिल जाएगा अभी, कि मेरे को डेली का 10 का 15-20 का एवरेज आ रहा है, तो मतलब मैं 400-500 पीस जो है 1 मंथ के लिए रेडी करवा लेता हूँ। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं अभी रॉ मटेरियल मंगवा लेता हूँ, मेरा इतना डेली का एवरेज इस प्रोडक्ट के ऊपर आना चालू हो गया है,
ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ सेलर कि आपका बहुत ज़्यादा मनी या फिर आपका जो पैसा है एक इन्वेंट्री में ना फंस के रहे। जैसे जैसे कैश फ्लो भी ज़रूरी है ना, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट परचेज करके लेके आओगे, जैसे जैसे निकलेगा आप दोबारा प्लानिंग कर लो। हाँ, प्लानिंग थोड़ा पहले करना है। प्लानिंग अगर लेट करोगे, ऐसा नहीं करना है सेलर कि आप 100 पीस लेकर आए हो, जब वो पूरा बिक जाएगा फिर देखूंगा दोबारा 100 लेकर आऊँगा, नहीं। कंटिन्यूसली रखना आपको प्रोडक्ट जो है, रुकना नहीं चाहिए। जब आप 100 लेकर आए हो तो आपका जब 30 से 40 बच जाए तभी आपको दोबारा 100 या 200 की तैयारी शुरू कर देनी है, अगर मैन्युफैक्चरर हो तो। अदरवाइज़ मैन्युफैक्चरर को कॉल कर देनी है कि मेरे लिए दोबारा रेडी रखो। एक बार अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना चालू कर देते हो तो वो स्टॉक आउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बीच के अंदर। अगर स्टॉक आउट होता है तो विजिबिलिटी आपकी ख़राब हो जाएगी पूरी की पूरी, फिर वो कोई भी आपके काम नहीं आने वाला है वो प्रोडक्ट, ठीक है। प्लानिंग आपको मैंने बता दिया कि स्टॉक आउट आप इसलिए ना हो। क्वालिटी मस्ट बी इन माइंड एवरी परचेज। जब भी दोबारा आप प्रोडक्ट बनाते हो या फिर मंगवाते हो, वही क्वालिटी जब स्टार्टिंग में हमने ऑर्डर किया था सैंपल, और जो क्वालिटी हमने सैंपल को देखकर बनाई थी। कई बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर, जैसे आप कोई और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहे हो, तो जैसे जैसे आप उससे लेते रहोगे, हर बार जो है वो अपनी कॉस्टिंग या प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देता है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खुद से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना है उनके, और क्वालिटी को जो है स्टार्टिंग वाला जो सैंपल मंगवाया था वो हर बार लेके जाना है और चेक करना है कि वैसा ही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ऑर्डर किया था, ठीक है। 7th पॉइंट पे चलो कंटिन्यू करते हैं। अप्लाई EAS। अगर आप मेंबर हो तो अभी पता है कि आपको क्या करना है, मेंबर नहीं हो तो अभी आपको ये तो भी पता है क्या करना है। यहाँ पे आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी नंबर्स ऊपर चल रहे हैं, हमारे चैनल पे आप ज्वाइन हो। EAS ई-कॉमर्स एल्गोरिथम स्ट्रेटजी जो है अभी आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको जो है इम्प्लीमेंट करनी है वो इस स्टेज पे आने के बाद में। 8th और मेन पॉइंट हमारा ये है, फोकस ऑन वन कैटलॉग फर्स्ट। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि पहले एक ही कैटलॉग 2 से 3 प्रोडक्ट जो है आप उठाकर चलो, मान कर चलो, और उसको जो है प्रॉपरली जैसे बताया गया है सोर्स करो, प्रॉपरली जैसे बताया गया है मैन्युफैक्चरर करो, और जैसे बताया गया उसको वैसे लिस्ट करो, और फिर उसके ऊपर EAS को अप्लाई करो। उसके अंदर 2 से 3 प्रोडक्ट हो चलेगा। 7 to 15 डेज़ के अंदर ये जो कैटलॉग जिसके ऊपर आप ये बताया गया पूरा वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपका कैटलॉग सेट हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे। और जैसे ये कैटलॉग 1-2 महीने के अंदर जब प्रॉपर सेट हो जाता है, कंसिस्टेंटली 100-200 ऑर्डर इस कैटलॉग के आपको जो है आने लग जाते हैं, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कंटिन्यूसली चल रही है, आप मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट में भी कंटिन्यूसली हो, तो ये प्रोडक्ट आपका प्रॉपर सेट हो गया। मतलब डेली ऑर्डर जा रहा है, आ रहा है, पूरी सप्लाई चेन जो है ओके है इसकी। अब आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही सेम प्रोसीजर से दूसरे कोई कैटलॉग पे फोकस करो। कहने का मतलब ये है, एक ही बारी में बड़ा हाथ मत मारो कि 100 लिस्टिंग कर दिया, 150 लिस्टिंग कर दिया, फोकस किसी भी नहीं कर पा रहे हो। 1000 लिस्टिंग में भी 5 ऑर्डर आ रहे हैं, फ़ायदा क्या है। दुकान के अंदर अलग अलग इन्वेंट्री के 15 तरीके के 20 तरीके के प्रोडक्ट धर के बैठे हो, एक वहाँ से लेकर आए हो, एक उससे लेकर आए हो, उसका कोई किसी का ऑर्डर 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, कोई ख़त्म हो जा रहा है, फिर नया मंगवा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ के अंदर आपको, ठीक है। ना ही तो अकाउंट ग्रो करेगा, ना ही कोई कैटलॉग ग्रो करेगा, क्योंकि एक की सेल आनी चालू होगी तो दूसरा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको आउट ऑफ स्टॉक करके दोबारा मंगाने जाओ तो मिलेगा नहीं। प्रॉपर सप्लाई चेन जो है आपको पहले एक कैटलॉग की बनानी है कि सप्लाई उधर से कंटिन्यूसली आ रही है और इधर से कंटिन्यूसली सेल हो रही है, सप्लाई जा रही है। जब उसकी पूरी चेन सेट हो जाएगी तभी दूसरे कैटलॉग पे सेम प्रोसीजर से आपको काम स्टार्ट करना है, ताकि कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। आउट ऑफ स्टॉक तो मतलब एक तरह से सबसे बड़ा एक पॉइजन है आपके बिजनेस को लेकर के। आउट ऑफ स्टॉक अगर आप रनिंग कंटिन्यूस कोई सेल आ रही है उस प्रोडक्ट पे आउट ऑफ स्टॉक या पोस्ट डाल देते हो तो एक पॉइजन है, उस पूरी लिस्टिंग की विजिबिलिटी को खा देगा, मार देगा पूरी लिस्टिंग को, कोई फ़ायदा नहीं है। तभी बोलता हूँ कि ज़्यादा या लिस्टिंग पे ध्यान मत दो। ऐसा मत करो कि आप जो है अलग अलग तरीके से 10-10, 20-20 प्रोडक्ट अलग सेलर से लेके आ रहे हो, 50 किसी से लेकर आ रहे हो, तो लॉन्ग टाइम बिजनेस नहीं कर पाओगे, सस्टेनेबल नहीं आएगी, ठीक है। कभी कोई प्रोडक्ट जो कम प्राइस में आपको सेल करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक ज़्यादा हो गया होगा आपके पास में, फिर उसमें लॉस करना पड़ेगा। जब वो स्टॉक क्लियर होगा तब उसकी विजिबिलिटी बन जाएगी, फिर दोबारा उसका स्टॉक नहीं मिलेगा, तो हर तरीके का लॉस है। छोटी इन्वेंट्री रखो, जितना आप फोकस कर सको, संभाल सको, ठीक है। मैंने ऐसे भी आप अकाउंट्स आपको दिखाए हैं जहाँ पे 3 से 4 लिस्टिंग प्रोडक्ट है और उस पर जो है डेली के 300-400 ऑर्डर आ रहे हैं, और ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिस पर हज़ारों लिस्टिंग और 3 ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। बस बात वही है कि उसने हज़ारों लिस्टिंग करने में ध्यान दिया है, एक लिस्टिंग को प्रॉपर करने में ध्यान नहीं दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जो है फोकस करना है एक कैटलॉग पे 2 से 3 प्रोडक्ट पे, और लेकिन प्रॉपर तरीके से करना है। उसकी लिस्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कहीं भी 1% भी हमें जो है लूज़ पॉइंट नहीं छोड़ना है उसका, और उसकी सोर्सिंग भी 1 नंबर की बिल्कुल टिप टॉप लास्ट तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें भी कोई लूज़ पॉइंट हो जाए हमारे सोर्सिंग में भी। फर्स्ट क्लास सोर्सिंग, फर्स्ट क्लास लिस्टिंग हमें रखनी है, ठीक है।
व्हेन यूर दिस कैटलॉग विल बी सेटल्ड एंड स्टार्टिंग रेगुलर ऑर्डर देन वर्क ऑन सेकंड कैटलॉग, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 9th और मेन चीज़ है रीस्टॉक ऑन टाइम इज मस्ट। नाउ यू आर वर्किंग ऑन सिंगल कैटलॉग, सो इट विल कंपल्सरी दैट यू विल नेवर गोज आउट ऑफ स्टॉक और पॉज इन दिस कैटलॉग बिकॉज इट विल रूइंस योर विजिबिलिटी एंड इट विल हार्म योर बिजनेस एंड क्रिएट ए ह्यूज इन्वेंट्री इन टू योर वेयर हाउस। पता लग गया आपको मैंने क्या बोल दिया, बता भी दिया आपको मैंने, ठीक है। रीस्टॉक अगर टाइम पे नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप एक ही कैटलॉग को पकड़ के चल रहे हो और उसकी अच्छी खासी सेल आने लग गई और वही आउट ऑफ स्टॉक कर दोगे तो बचा है क्या आपके अकाउंट में। मैंने आपको पॉजिटिव साइड बता दिया कि एक कैटलॉग रखने का पॉजिटिव साइड ये है कि आप उसके प्रॉपर तरीके से सेट कर दोगे, ज़्यादा ऑर्डर्स उस पर आने लग जाएंगे। लेकिन नेगेटिव साइड क्या है कि वही कैटलॉग आउट ऑफ स्टॉक या पॉज कर दिया आपने तो दूसरा कोई कैटलॉग भी तो नहीं है ना आपके अकाउंट में सेल करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, रीस्टॉक इज़ मस्ट ऑन द टाइम, ठीक है। पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दो कि मेरा ये कैटलॉग अच्छा खासा चल रहा है, कहीं बाई चांस आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। अभी सेल्स आ रही है, इसमें मेरे सेल्स नंबर बढ़ने वाला है, ऑर्डर्स बढ़ने वाला है, तो मैन्युफैक्चरर को बोल देता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। खुद मैन्युफैक्चरिंग हो तो पता लगे कि थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा है तो काम चल जाएगा, जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करवा करके आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में जाकर के आप यहाँ पे ही ज़्यादा सेलर्स मार खा जाते हैं। बाकी सब कुछ आप टाइम पे कर लो, सब कुछ बताया गया मैंने वैसे उस कंडीशन में कर लो। यहाँ पे आगे रुक जाओगे, स्टॉक आउट हो जाओगे टाइम पे तो सब कुछ बेकार है, वापिस जीरो है, कोई फ़ायदा नहीं हो इतना सब कुछ करने का। डेट्स वाई मैं इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ कि आउट ऑफ स्टॉक आपको होना ही नहीं है। रीस्टॉक जो है टाइम पे आपको करना है, प्लानिंग आपको पहले से ही उसकी रखनी है। अब एट द लास्ट सेलर, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं अभी इस लास्ट टॉपिक को क्लियर करके जो है इसको अभी यहीं रोकेंगे। बाकी जो है कल की या फिर नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा हमारी ग्रोथ सीरीज़ का उसमें कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट है डिस्पैच गाइडलाइंस। जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट को बनाया है, कितना अच्छा प्रोडक्ट आपने बनाया है, क्वालिटी का ध्यान में रखा है, मटेरियल का ध्यान में रखा है, ब्रांडेड पैकेजिंग उसकी की है, अब उसी तरीके से ब्रांडेड पैकेजिंग इसकी करनी है। काफ़ी सेलर्स क्या करते हैं, पुरानी जो RTO हुई पैकेजिंग है उसको भी यूज़ कर लेते हैं। चलो ठीक है यार, कोई छोटा सेलर है RTO वाली पैकेजिंग का यूज़ कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना हो सके उतना साफ़ पैकेजिंग हो, अच्छी क्वालिटी के पैकेजिंग मटेरियल हो आपके पास में, ठीक है। टाइमली डिस्पैच आप नहीं करोगे, डिस्पैच ब्रीचेस अगर आप लगवा दोगे, डिस्पैच गाइडलाइंस के अंदर मैं बता रहा हूँ, अगर टाइमली डिस्पैच नहीं कर पाओगे, आज भगदड़ में रहोगे यार, ऑर्डर ज़्यादा आ गया है स्टॉक नहीं है, ऑर्डर ज़्यादा आ गया स्टॉक नहीं है, भागोगे कभी कौन से कोई भी मैन्युफैक्चरर पर, कभी कोई मैन्युफैक्चरर के पास में, और जाके उनके पास जाओगे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट दो। उसमें क्या चीज़ें होंगी, एक तो आप जल्दबाजी में जाकर लेके आओगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब आपको आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो वो आपको कोई भी क्वालिटी चिपका देगा, भैया इसको जल्दी है, ज़रूरत ज़्यादा है। सबसे बड़ी चीज़ तो वहीं हो जाएगी, क्वालिटी ख़राब आ गई तो क्वालिटी रिटर्न बढ़ जाएगा, नेगेटिव फीडबैक्स बढ़ जाएंगी, क्वालिटी की उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो टाइमली डिस्पैच का मतलब यही है कि आप जो है पहले से प्रोडक्ट की सोर्सिंग रखो अपने अकाउंट में, ताकि आप आराम से उस प्रोडक्ट को पैक कर सको टाइम पे। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो आप भी जो है हड़बड़ाहट में गलत कुछ कर बैठोगे, लिस्टिंग की विजिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। और दूसरा, ब्रिच जो टैग लग जाता है उस लिस्टिंग के ऊपर, वो भी विजिबिलिटी डाउन कर देता है। प्लेटफॉर्म को ये लगता है कि अभी आप ये मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट पेज पे आ गया, कंटिन्यू आप वर्क अच्छा कर रहे हो और वो यहाँ पे शो करने लग गया और डेली का आपको 400-500 ऑर्डर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही आप 6-7वें दिन ही जो है इसको जो है डिस्पैच नहीं कर पाते, उस 500 ऑर्डर आ गया, जो है ब्रिच लग गया उस पर 300 ऑर्डर्स पे, और आप भाग रहे हो स्टॉक की इधर उधर, 3 से 4 दिन का ब्रिच लग गया। जैसे ब्रिच लगेगा ना तो प्लेटफॉर्म पता क्या समझ जाएगा कि जल्दी से जल्दी इसको फर्स्ट पेज पे से हटाओ। क्यों? क्योंकि ये सेलर टाइम पे डिस्पैच नहीं कर पा रहा है, इसके पास में प्रोडक्ट ही नहीं है और फर्स्ट पेज पे जो है ज़्यादा कस्टमर इसे शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स का शॉपिंग एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है। प्लेटफॉर्म जो है मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन यही सोचता है कि इसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, टाइमली डिस्पैच ही नहीं कर पा रहा, तो कस्टमर्स को क्या जवाब देंगे जिन्होंने ऑर्डर कर लिया है। आप एज ए बायर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आप एक बायर हो, कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो, उस पर लिखा आता है कि कल डिस्पैच हो जाएगा, 2 तारीख को आपके पास मिल जाएगा, और पता लगे कि 3 दिन हो गए डिस्पैच ही नहीं हुआ है, तो आप उसको ऑर्डर को कैंसिल कर दोगे। और कैंसिल करोगे तो क्या है, इन बड़े बड़े मार्केट प्लेस का नुकसान हो रहा है, इनका एक कस्टमर चला गया इनके हाथ से। कोई अमेज़ोन से जाके खरीद लेगा, कोई फ्लिपकार्ट से खरीद लेगा, मीशो वाले गुस्सा करेगा कि यार मेरा कस्टमर ख़राब कर दिया तूने, तो इस सेलर को हटाओ यहाँ से। तो ये बात है, मैं एग्जांपल साथ बता रहा हूँ। टाइमली डिस्पैच नहीं होने की वजह से आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे हो तो भी वो जो है डाउन द ग्रेड फेंक दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो डिस्पैच गाइडलाइन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है टाइमली डिस्पैच। अगर नेक्स्ट डे डिस्पैच के अंदर आपने अपने कैटलॉग को, अपने अकाउंट को रखा हुआ है तो नेक्स्ट डे ही होना चाहिए वो। अगर आप नेक्स्ट डे नहीं कर सकते हो तो नेक्स्ट डे मत लिखो उसके ऊपर,
क्योंकि कस्टमर आपका एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट डे आप कर दोगे, और आप नहीं करोगे तो कस्टमर को थोड़ा सा बुरा लगेगा, और वो कस्टमर को बुरा लगा तो यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बुरा लगा। प्लेटफॉर्म को बुरा लगेगा तो पता है कि आपको वो साइड कर देगा, हटाओ इसको, उसको नहीं होने वाला इससे कुछ भी, ठीक है। एंड इट विल डिक्रीज योर विजिबिलिटी एंड आल्सो डू पेनल्टी ऑन योर सम अमाउंट, मतलब कुछ पेनल्टी भी ब्रीचेज की लगती है आपको, उसका भी चलो पेनल्टी तो एक बार के लिए हम देख भी लेंगे यार, 40-50 रुपये लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो विजिबिलिटी बनाई है ना हमने अब तक की, वो सबसे बड़ी पेनल्टी है। वो उस प्रोडक्ट, उस कैटलॉग को इतना ज़्यादा डाउन कर देगी, आपके 1 महीने की 2 महीने की मेहनत ख़राब हो जाएगी। डेट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिस्पैच के अंदर जो है टाइमली आपको डिस्पैच करना है, पैकेजिंग मटेरियल बढ़िया होना चाहिए, और सबसे लास्ट और मेन बात है कि उसके अंदर अगर आप रेटिंग स्लिप डाल दो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कस्टमर को याद रहेगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए फ्री गिफ्ट का तो मैं काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, कुछ पेटीएम पे उसके ऊपर नंबर पे जो है कस्टमर को 20-30-40 रुपये का कैशबैक देते हैं 5 स्टार रेटिंग रिव्यू के लिए, वो भी सही है। वो आप नहीं दे सकते तो नॉर्मली ऐसा कुछ मैसेज आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इस मैसेज को आप जो है एक A4 साइज़ पे 4 से 5 प्रिंट निकाल लो, उसको कट कर करके हर प्रोडक्ट के साथ में जाने दो। और सबसे अच्छा अगर आप छोटा सा एक टैग होता है ना, जैसे नेम कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड होता है, उस टाइप का अगर आप विजिटिंग कार्ड बनवा लो रेटिंग का छोटा सा, वो कोई 40-50 पैसे के अंदर बन जाता होगा, वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, और भी ज़्यादा जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, रिस्पॉन्स आएगा उस पर कस्टमर का। वो नहीं कर सकते तो A4 शीट पे जो है छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड साइज़ में रेटिंग स्लिप को काट करके आप हर प्रोडक्ट के साथ में डाल सकते हो, ताकि कस्टमर आपको 5 स्टार रेटिंग दे। और अब तक की जितनी भी मेहनत हमने की है उस मेहनत के अंदर जो है लास्ट में कस्टमर थोड़ा घी डाल दे। जैसे आग में घी डालते आग बढ़ जाती है ना, तो अब तक हमने बढ़िया प्रोडक्ट सोर्सिंग किया, बढ़िया से लिस्टिंग किया, और अब बढ़िया से डिस्पैच भी कर दिया टाइम पे। अब बारी है कस्टमर की। कस्टमर अगर उसमें 5 स्टार रेटिंग का घी डाल देगा तो समझो कि प्रोडक्ट जो है अभी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा फर्स्ट पेज की ओर, ठीक है। सेलर्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लगभग 1 आवर के आसपास हमें हो गया है लगातार आपको समझाते हुए, और इसे बनाने में भी जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और ये कंटेंट सोर्स करने में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और ये PDF आपको हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी। अगर आप नहीं हो तो व्हाट्सअप कम्युनिटी को जाकर ज्वाइन कर लो। बिल्कुल न्यू हो तो टीम ई-कॉम बूस्टर चैनल पे जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसी ही ग्रोथ सीरीज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर, पूरी ग्रोथ सीरीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करूँगा। ये प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेट्स वाई सेलर, इसकी आप वैल्यू मेरे को पता है कि नहीं करोगे, पूरी वीडियो नहीं देखोगे, लेकिन जो देखेगा मेरे लिए, अगर 2 सेलर भी देख के अपने बिजनेस को ग्रो कर लेंगे तो मेरा तो वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। मैंने जो मेहनत किया इतना इस वीडियो बनाने में या फिर इस प्लेलिस्ट को बनाने में, अगर कोई भी 2 या 4 सेलर भी इसे पूरा देख लेंगे और कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेंगे इनमें से देख करके, और अपने बिजनेस को ग्रो कर लेंगे, तो मैं अपने आप का जो इसमें जो मेहनत लगा उसको जो है फुलफिल मानूंगा कि मेरा जो है कोई दिक्कत नहीं है। जो मेहनत लगा इन लोगों ने देखा, सीखा, यूज़ किया, वही खुशी है। कोई पैसा आपसे मैं इस ग्रोथ सीरीज़ का नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें जो है एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से एक भी पॉइंट अगर आप स्किप करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है फिर बोलोगे कि ग्रोथ जो है हमारी नहीं हुई अच्छे से सर, ठीक है। वीडियो को पूरा देखते हो, हर एक चीज़ को नोट डाउन करते हो, समझते हो उसके पीछे का मैं क्या लॉजिक है, क्या किस लिए क्यों बोल रहा हूँ ये बातें, उसको समझने के बाद में आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने बिजनेस में, देन आपकी ग्रोथ को कोई रोक भी नहीं सकता है, इस बात की भी गारंटी है, ठीक है। मैंने बहुत सारे सेलर्स देखे हैं, अभी इतने पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में छोटी छोटी दुकान से उन्होंने स्टार्ट किया था, और आज उनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहा है। अलग अलग टीम्स बैठी है, मार्केटिंग की, सेल्स की, लिस्टिंग करने की अलग टीम बैठी है, ठीक है। हमारी मीटिंग में आते हैं, बोलते हैं सेलर बोलते हैं सर हम कब हमने स्टार्ट किया था, इतने छोटे सेलर थे और आज देखो कहाँ पहुँच गए। तो वो उनकी ग्रोथ तभी हुई है जब उन्होंने छोटे छोटे स्टेप पर जो है फोकस करके काम किया है। आप छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस नहीं करोगे तो आप कभी भी बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं कर पाओगे। आप छोटे से सेलर हो, छोटे ही रह जाओगे। छोटी छोटी बातों पे बड़े लोग फोकस करते हैं सेलर्स, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको माइंड में कंसिडर करते हुए जो है लिस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट सोर्स करना है। और ये हमारा दूसरा आज का एल्गोरिथम सीरीज़ का दूसरा चैप्टर था। इसके अंदर हमने जो है पूरा डिस्कस किया है प्रोडक्ट सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस, लिस्टिंग गाइडलाइंस, ठीक है, कॉस्टिंग जो कैसे करनी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्पैच गाइडलाइंस, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी हमने सेकंड चैप्टर में कवर कर ली है। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में हमने किया था, सेकंड चैप्टर के अंदर इतना सब कुछ कर लिया है। अब थर्ड चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो भी थोड़ा बड़ा रखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है लगभग
आपको प्राइस स्ट्रेटजी और ये कंपटीटर बीट स्ट्रेटजी टाइप में कुछ और प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो और भी अच्छी अच्छी गाइडलाइंस के साथ में आपको समझाएंगे, ताकि अब आप मार्केटिंग करना सीख पाओ। एसईओ समझाएंगे आपको कि कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क करता है और किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है। प्रोडक्ट आपने अच्छा बना लिया, अच्छा लिस्ट कर लिया, अब मार्केटिंग जो है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सेलर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट मार्केटिंग वाली वीडियो में। इसी ग्रोथ सीरीज़ इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो एक बार के लिए, और कमेंट करके बताओ आपने इन चीज़ों के अंदर, इन पॉइंट्स के अंदर आपने जो है क्या पॉइंट्स जो है नया है आपने देखा है और आप इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट करके लिखो कि सर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और ग्रोथ जो है कोई भी रोकने वाला नहीं है अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हो। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।